गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये है हम लोग का आज का दूसरा लाइव सेशन जहां हम देख रहे हैं WB टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2014 के EVS एंड EVS पेडागोगी का पहला सेशन। अभी इसके ठीक पहले वाले सेशन में हम लोग जुड़े थे और हम लोगों ने चाइल्ड पेडागोगी के पूरे 30 सवाल जो कि 100 सवालों के बराबर था और भी कई सारे डिटेलिंग थी जो आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसी पेपर का हूबहू उसी पेपर का, क्योंकि ये पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो उसका हम लोग आज EVS का पेपर कर रहे हैं। अभी तो सिलेबस चेंज हो गया है जहां 15 नंबर का EVS और 15 नंबर की EVS पेडागोजी है, लेकिन 2014 में ऐसा नहीं था। 2014, 15 या 21 में कैसा क्वेश्चन आया, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आज आपको समझ में आ जाएंगे। और हम लोगों ने आपको अपने चैनल पे क्या पढ़ाया है जो कोई और नहीं कर पाएगा वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ने के लिए आप इस चैनल को सर्च करें, ठीक है, यहाँ पे हाइफन है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हाइफन है। टेलीग्राम चैनल जो है WB टेट एंड सीटेट काबिल एकेडमी के नाम से है और व्हाट्सएप ग्रुप जो है KA WB टेट 2022 बैच के नाम पे है। तो चलिए आज का EVS और EVS पेडागोगी 2014 के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें सवाल कैसे आए थे। हूबहू पेपर है, ठीक है, शुरू करें। चलो, यह है आज का पेपर, शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है SI सिस्टम ऑफ यूनिट हैज, क्या है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट हैज। तो इंटरनेशनल सिस्टम जिसे कहते हैं उसका जो यूनिट का सिस्टम होता है उसमें क्या होता है बताइए। 3 बेस यूनिट्स एंड 1 सप्लीमेंट्री यूनिट, 5 बेस यूनिट्स एंड 1 सप्लीमेंट्री यूनिट, 7 बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स एंड 7 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जल्दी आंसर करें, लाइव चल रहा है क्लास, जल्दी से आप सब जुड़ जाए, लाइव क्लास का जुड़ जाए फटाफट और सवालों का जवाब दें जल्दी। सबके आंसर आने शुरू हो गए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाए। बाकी सबसे कहें कि जल्दी से वो इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाए जहां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं WB टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कि यूनिट का जो SI सिस्टम यूनिट होता है 7 बेस यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। ये इसका सही जवाब। देखिए कैसे क्वेश्चन 2014 में आए थे, डायरेक्टली नहीं आया था। देखिए 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो हो गया SI, दूसरा हो गया CGS, एक हो गया आपका FPS, एक हो गया आपका MKS। CGS जो है क्या है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय फ्रेंच पीपल, जो कि फ्रेंच लोगों ने शुरू किया था। और एक इसका मतलब क्या होता है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ स्कीम फॉर मेजरिंग डायमेंशनल एंड मटेरियल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। द फंडामेंटल यूनिट्स आर द फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर वेट एंड सेकेंड फॉर टाइम। MKS क्या है, एक मेट्रिक सिस्टम है इन विच द मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड सेकेंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7 बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सवाल है, वेयर कैन आई गेट मोर देन 1 kg ऑफ कॉटन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग कॉटन नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से कह रहा है पृथ्वी के किस हिस्से पे हमें ज्यादा 1 kg कॉटन मिल पाएगा, माने 1 kg कॉटन अगर हम मापेंगे तो हमें ज्यादा मिल पाएगा। वेयर कैन आई गेट मोर देन 1 kg ऑफ कॉटन, 1 kg से ज्यादा कॉटन मिल पाएगा स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। स्प्रिंग बैलेंस जिसमें चीजों को झुलाया जाता है, ठीक है, कहाँ मिलेगा, पोल पे, 45 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इक्वेटर। बहुत शानदार। सो देखिए इस तरह के प्रैक्टिकल सवाल 2014 के, ठीक है, 2014 के WB टेट के पेपर में आए, ठीक है। चलिए जवाब दे इसका, ठीक है। इसका सही जवाब है पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। बिकॉज ऑफ द ऑब्लेटनेस ऑफ द प्लैनेट, हमारी जो पृथ्वी है तो गोल लेकिन ये ऑब्लेट शेप में है, इस तरह से है, यहाँ पे जो है इस तरह से ऑब्लेट शेप में है, लाइक एन ऑरेंज, ठीक है। ऑब्लेट शेप का क्या होता है, इट इज यूजुअली सेड दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय ग्रेविटी,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जो वेग होता है, एक्सेलरेशन होता है पोल्स पे, वो सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, इक्वेटर के मुकाबले। 1 kg रुई जो है विल वे हैवियर नियर द पोल। 1 kg रुई जो है वो पोल्स पे ज्यादा वजन की हो जाएगी देन इट वुड बी एट अदर पॉइंट्स, दूसरे जगहों के मुकाबले, बिकॉज पोल्स हैव अ हायर जी वैल्यू, क्योंकि पोल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल वैल्यू जी की जो वैल्यू होती है वो बाकी जगहों से ज्यादा होती है, ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब। अगला है among the following which one is the best conductor of electricity, ठीक है, विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। Ag, Au, Zn, Cu, कपर, जिंक और एक Au है और एक Ag है। Ag यानी ऑगमेंटम, आई थिंक सिल्वर का कहते हैं, ठीक है। सही जवाब दीजिए इसका, सही जवाब क्या होगा बताएं फटाफट, इसका जवाब क्या होगा बताएं। इसका सही जवाब होगा Ag, यानी कि सिल्वर इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Ag, जिसे लैटिन में हम अर्जेंटम कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है और अगर प्योर सिल्वर हो तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। अगला सवाल, इट टेक्स मोर टाइम टू कुक मील्स ऑन अ हिल स्टेशन, द रीजन इज ड्यू टू। पहाड़ों पे खाना पकाने में समय ज़्यादा लगता है, कारण क्या है? लेस ह्यूमिडिटी, लो प्रेशर, कुकिंग इज डिफिकल्ट एट हाई एल्टीट्यूड, लो टेम्परेचर। किस कारण से? सवाल का जवाब दे, किस कारण से पहाड़ी जगह पे जो है खाना जो है बनने में ज़्यादा समय लगता है? इसके पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, जब मैंने EBSc क्लास ली थी तो यहाँ हमने चर्चा की थी कि भाई वहाँ पे जो होता है क्या होता है और किस कारण से क्या होता है। प्रेशर कुकर का मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे। आंसर करें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लो प्रेशर। चूंकि वहाँ प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम की वजह से 100 डिग्री तापमान पहुँचने से पहले ही पानी उबलने लगता है। कम तापमान पे ही पानी उबल लगता है, खाना पकता तो है पर उसी खाने को पकने में लंबा समय लग जाता है। इसलिए हिल एरिया में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है ताकि जो प्रेशर कम है उस प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। 100 डिग्री से नीचे ही पानी उबलना शुरू हो जाता है। सो एट हाई एल्टीट्यूड देयर इज अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाएगा। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर। प्रेशर कम होने की वजह से पानी कम तापमान में ही उबलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वाटर बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हायर एलिवेशन, ऊंचे जगहों पे कम तापमान में ही पानी उबलना शुरू हो जाता है। फूड्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग और सिमरिंग विल कुक एट अ लोअर टेम्परेचर। तो वहाँ खाना जो है कम टेम्परेचर में ही पकना शुरू हो जाता है एंड इट विल टेक लॉन्गर टू कुक, और इसे पकने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले ले, सब कुछ आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके रख ले। नेक्स्ट, वाई ऑन हिल्स दैन ऑन प्लेन टेनिस बॉल बाउंस हायर। मतलब प्लेन के समतल मैदान के मुकाबले पहाड़ी जगहों पे टेनिस बॉल बहुत ज्यादा उछलता है ना। समतल भूमि के बजाय पहाड़ों पर गेंद ज्यादा उछलती है। क्यों उछलती है? लेस वेट ऑफ द बॉल, नेचर ऑफ सरफेस नॉट प्लेन, लेस ग्रेविटेशनल पुल, एटमॉस्फेरिक स्टेट चेंजेस कंटिन्यूअसली। बताएं इसका आंसर। आप अगर चांद पे चले जाएं तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। इसका क्या मतलब है 1/6 है? यानी यहाँ अगर हम एक बार में 1 फीट जंप करते हैं तो चांद पे एक बार में 6 फीट जंप कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कम होता है पृथ्वी के मुकाबले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लेस ग्रेविटेशनल पुल, यही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सिंस वी नो दैट मास इज कांस्टेंट। ये जो मास क्या है? ये जो पेन है, इस पेन में जो कुछ भी है, जो इस पेन को तैयार करता है, जो इस पेन को बनाता है, वही इसका मास है, मात्रा। ठीक है, ये कहीं भी ले जाओ, इसे पृथ्वी पर किसी भी हिस्से में, पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रिजिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, किसी भी डिग्री में जाकर रख दो, ये तो चेंज नहीं होगा। इसका वजन बदलेगा पर इसका मास कभी नहीं बदलेगा। मास इज कांस्टेंट, वेट इज वेरिएबल एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते जो चीज़ों का जो वेग होता है ये घट जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। द बॉडी ऑन हिल्स एक्सपीरियंस लेस ग्रेविटेशनल पुल। इसलिए पहाड़ों पे किसी भी चीज़ पे ग्रेविटेशनल पुल चूंकि कम होता है बाकी समतल मैदान की तुलना में, इसलिए कम ग्रेविटेशनल पुल होने के चलते गेंद ज़्यादा उछलती है। ठीक है,
टॉकिंग ड्यूरिंग ईटिंग में समटाइम्स लीड फूड पार्टिकल्स टू एंटर इन द विंड पाइप, यानी कभी कभी इसलिए कहते हैं कि खाते समय, बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो हम सुनते नहीं हैं, खाते समय बात नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है, खाना जो है हमारा जो विंड पाइप है, सांस की नली है जो खाने के समय बंद रहती है, ठीक है, वहाँ चली जाती है और हमें खांसी या सरक गया तो बोलते कोई याद किया, अरे कोई याद नहीं किया, तेरी लापरवाही की वजह से खाना गया है वहाँ पे, किसी ने याद नहीं किया, इतना फेमस नहीं है। देयर इज अ फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर, एक फ्लैप शेप स्ट्रक्चर होता है जो खाना को विंड पाइप में जाने से रोकता है या लंग्स में जाने से रोकता है। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इसको, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, टंग, एपिग्लोटिस, फेरिंग्स या आपने आंसर दे दिया होगा और आंसर आप लोग दे भी रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, एपिग्लोटिस, वो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप को बंद रखता है खाने के दौरान ताकि वहाँ खाना ना घुसे। हाँ, अब बहुत जो कि खांसी हो जाती है, आंखों से आंसू निकल, सरकना बोलते हैं। एपिग्लोटिस जो है इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लॉटिस एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, Which of the following diseases is caused due to the poisoning of mercury present in soil? मिट्टी में जो पारा होता है, जो मरकरी होता है, इसके पॉइजनिंग से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, ये आपको बताना है, कौन सी बीमारी होती है, इटाई डिजीज, मिनमाता डिजीज, डिसलेक्सिया या एल्बिनिज्म, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। करें इसका आंसर, बताइए मरकरी के पॉइजनिंग से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है, तो मरकरी के पॉइजनिंग से क्या होता है, मिनमाता डिजीज, ठीक है, मिनमाता डिजीज होता है। देखिए तो ये मरकरी का जो विषाक्तीकरण हो जाता है मिट्टी की वजह से, इसे मिनमाता कहते हैं। डिसलेक्सिया आपको पता है ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, भाई पेडागोगी में तो कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा जो डिसऑर्डर हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है। इटाई क्या है, ये कॉज होता है कैडमियम एक्सपोजर से, ज्यादा कैडमियम के एक्सपोजर में इटाई होता है, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ज्यादा जो औद्योगिकरण हो रहा है वहां पर जो कैडमियम का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां के आसपास के वर्कर या आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादा ये डिजीज होता है। एल्बिनिज्म क्या है, अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारी है, वेयर देयर इज लिटिल और नो प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट मेलानिन, जहां पे मेलानिन यानी जिससे, जैसे कि मैं सांवला हूं तो मेरे में क्या है, जो मेलानिन है वो हमारे त्वचा को क्या सांवला रखता है, तो इसका प्रोडक्शन बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है। और एक है मिनमाता, क्या है, एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसे मिनमाता इलनेस कहते हैं, इज ब्रॉट ऑन बाय मरकरी पॉइजनिंग, यानी कि पारे के विषाक्तीकरण की वजह से मिनमाता नाम का एक ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है, मानसिक बीमारी हो जाती है, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। तो सही आंसर क्या होगा, मिनमाता डिजीज। अगला सवाल है, वन ऑफ द डिजीजेस कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से होने वाले एक बीमारी का नाम बताइए, सिलिकोसिस, मिनमाता, बैकफुट या एन्सेफेलाइटिस, इनमें से कौन हमारा आंसर होगा ये बताएं, ठीक है। एक तो आपने अभी देखा मिनमाता जो मरकरी के चलते होता है, तो उसका एयर पोल्यूशन से कोई लेन देन नहीं क्योंकि वो सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल में होता है। तो बाकी बचे तीन, सिलिकोसिस, बैकफुट और एन्सेफेलाइटिस। खासकर जो बच्चे और जो एडोलेसेंट किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं उनमें एड़ियों में इस जगह बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैकफुट डिजीज कहते हैं। एन्सेफेलाइटिस आप जानते हैं जो ब्रेन की एक डिजीज है, एक मानसिक बीमारी है। और सिलिकोसिस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिलिकोसिस, जो सिलिका से बना है, ठीक है। तो सिलिकोसिस जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो बनता जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिलिका से कई सारे कंपोनेंट बनाने के लिए, इसी से हमारे लंग में जो डिजीज होता है, और ये एयर के माध्यम से सिलिका जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स में जाता है और हमारे लंग्स को ये खराब कर देता है, ठीक है। तो ये सिलिकोसिस है, ये एक एयर पोल्यूशन डिजीज है। अगला सवाल देखिए, द डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी बट नियर विजन इज नॉर्मल, बोलता है आंखों की वो कौन सी बीमारी है जहां दूर की जो चीजें हैं वो धुंधली दिखती है, दूर का नहीं दिखता है, सामने का दिखता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दूर की नहीं दिखती है, सामने की दिखती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट या प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये आप इसका आंसर करें फटाफट, ठीक है। जब दूर का हम नहीं देख पाते हैं, सामने का देख पाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मायोपिया। क्या है, मायोपिया। ठीक उसका उल्टा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया।
मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, सामने की दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या, सामने की नहीं दिखती है, दूर की दिखाई देती है। यहां मैंने आपको बता दिया है, देखो यहां पे मायोपिया को और एक नाम से क्या पुकारते हैं, नियर साइटेडनेस इज अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर। सामने की चीजें दिखाई देती है लेकिन जो दूर की चीजें हैं वो ब्लरी यानी कि धुंधली दिखाई देती है। प्रेस बायोपिया जो लास्ट वाला है, ये क्या है, प्रेस बायोपिया इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ योर आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। धीरे धीरे जब आपके आंखों का फोकस इतना खराब हो जाता है कि सामने की चीजों पे आप फोकस ही नहीं कर पाते। इस तरह का कैमरा कभी कभी सामने की चीजों पे फोकस नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल से वो एडजस्ट हो पाता है। कैटरैक्ट क्या है, एक क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ आई। हमारी आंखों के पुतली में जो छाइयां बोलते हैं ना, सफेद रंग की छाइयां बादलों की तरह जम जाती है, खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी आंखों में देखिएगा वो छाइयां क्या होती है, कैटरैक्ट होती है। हाइपरमेट्रिया मैंने बता दिया है कि नहीं, तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है मैंने कर दिया, आंसर होगा मायोपिया। अगला सवाल है, रीता टॉट हर स्टूडेंट्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। रीता अपने बच्चों को टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा रही है। द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिजीज एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू लंग्स। इसकी जो इसका ये जिस कारण से होती है बीमारी टीबी, वो लंग्स के थ्रू से हमारे शरीर में जाती है। विच आर द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी बीमारी का कारण इनमें से कौन है, सैल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, फंजाई या क्लोस्ट्रीडियम। ये आपको बताना है कि टीबी की बीमारी किस कारण से होती है। इसका आंसर बताएं क्या होगा। आंसर करें, इसका सही आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। टीबी की बीमारी जिसके कारण होती है उसे बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। तो सैल्मोनेला क्या है, सैल्मोनेला इन्फेक्शन जिसे हम लोग सैल्मोनेलोसिस कहते हैं, ये कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है जो कि हमारी आंत को प्रभावित करता है। तो एग्जाम में आ सकता है सैल्मोनेला के बारे में कि इनमें से कौन हमारी आंत में होने वाली एक बीमारी का नाम है क्या है, सैल्मोनेलोसिस, जो सैल्मोनेला के इन्फेक्शन के चलते होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। फंजाई पता ही है। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस बैक्टीरिया आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फूड पॉइजनिंग। आप सुनते होंगे ना, फूड पॉइजनिंग हो गया है, खाना हमने खाया उसके बाद से डायरिया होना स्टार्ट हो गया, ये फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग का मेन कारण क्या होता है, यही बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रीजन फॉर सोलर एक्लिप्स। सौर ग्रहण का मेन कारण क्या है, सौर ग्रहण का मेन कारण क्या है, बताएं, इसका आंसर करें। अर्थ बिटवीन सन एंड मून, सन बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है, मून बिटवीन सन एंड अर्थ, इन एनी कंडीशन नो थ्री आर सेम लाइन। सूर्य ग्रहण यानी कि सूरज का दिखाई ना देना। ठीक है, सभी आंसर कर रहे हैं, बढ़िया। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये है सन, ये है अर्थ, बीच में कौन घुस आया है, मून। ठीक है, और मून का ये वाला जो हिस्सा है ऐसा वाला, इसे कहते हैं अम्ब्रा, और ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। ये भी, इस पे भी सवाल आ सकता है। और ये क्या है, ये है लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आ जाता है, हमारी पृथ्वी आ जाती है। क्या आती है, पृथ्वी। तो ये जो काला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं उम्ब्रा, और ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जो परछाई बाहर से निकलती है, इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, बहुत फ्लैट सवाल है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है ये बताइए, फ्लैट सवाल है, क्या होगा इसका जवाब। अब बताइए, 2014 के WB टेट के पेपर में यही सवाल आया था, हूबहू वही 30 सवाल मैं करा रहा हूं, और चूंकि ये पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो हूबहू सवाल मैंने लिए हैं। ठीक है, हमने पिछले सेशन में चाइल्ड पेडागोगी पूरा कर लिया, हूबहू 2014 के पेपर कंप्लीट कर लिए। ये EVS के पेपर हैं तो 2014 के WB टेट के पेपर में आए हैं, एक भी सवाल हेरफेर नहीं है, सब कुछ हूबहू। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी साइट पे नहीं मिलेगा, और आंसर तो और नहीं मिलेगा, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 4 लाख किलोमीटर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। तो ये है आपका सही जवाब। तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख हम लोग कहते हैं। ठीक है,
ये सवाल देखिए और दिखने में भी खूबसूरत है। गैलेक्सी एक्चुअली क्या है? करें जवाब। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, बताइए गैलेक्सी क्या है, बताइए गैलेक्सी क्या है? द ट्रांजिशनल डे बिटवीन कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष, द सीजनल बाउंड्रीज, द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, एन असेंबली ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार वर्ल्ड्स इंक्लूडिंग सोलर सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल है, काफ़ी लोग तो इसमें आंसर भी कर रहे हैं और सभी का जवाब बिल्कुल सही है, किसी ने भी गलती नहीं की है अभी तक। डी 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 4 4 4 4 4 सभी आंसर कर रहे हैं। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब जो आपने दिया है बिल्कुल, गैलेक्सी क्या है? ये बहुत सारे तारों के संसार का एक समूह है जो हमारा सौर ग्रह सोलर सिस्टम जो है बनाता है, इंक्लूडिंग सोलर सिस्टम भी। इसमें पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम तो बस एक हिस्सा है, करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम है। आगे, श्रेया नोटिस दैट हर मदर्स नेल्स हैव बिकम स्पून शेप्ड। श्रेया ने देखा कि उसकी माँ की नाखून जो है ना वो चम्मच के आकार की हो गई है, चम्मच के जैसे सामने की ओर मुड़ी हुई, फैली हुई। शी इज रियली वर्ल्ड। तो श्रेया बहुत घबरा गई देख के। ये जो कंडीशन है आखिर इसका कारण क्या है? क्या ये कोलेरा है? क्या ये एनीमिया है? क्या ये फीवर है? क्या मलेरिया है? यानी आपको यहाँ पे बीमारी का एक लक्षण दिया है, मम्मी के हाथ के नाखून का चम्मच की आकार का हो जाना, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? क्या हुआ है उसे, बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा एनीमिया, यानी आयरन की कमी से जो खून हेमोग्लोबिन जो नहीं बन पाता है, खून की कमी हो जाती है, इससे ही ऐसा होता है, इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो है कोलेरा क्या है? द बैक्टीरियम, इसका नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा ये है जो कॉज करता है बैक्टीरियल इलनेस को, जिसे हम लोग हैजा कहते हैं। और अब एक और है द पैरासाइटिक प्रोटोजोआ जर्म्स नोन एज प्लाज्मोडियम, आपको पता है जो मलेरिया का सबसे बड़ा कारण है और ये मच्छरों से फैलता है, ठीक है? एक सवाल मैंने आया था जो हमसे गलती हो गया था कि मच्छर जो क्यों काटते हैं? मच्छर काटते हैं टू रिप्रोड्यूस देयर एग्स, अपने अंडों को रिप्रोड्यूस करने के लिए। मैंने वहाँ पे आंसर किया था मलेरिया फैलाने के लिए। तो खैर मलेरिया तो फैलता ही है, उन्हें थोड़ा पता है कि मलेरिया फैलाने के लिए हम काट रहे हैं, अंडों को पैदा करने के लिए, ठीक है? एंजाइम्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर के अलग अलग ग्रंथियों से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन प्रणाली है वहाँ के अलग अलग ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी अतड़ियों के ग्रंथि से कौन सी एंजाइम जो है निकलती है, हमारे इंटेस्टाइन से कौन सी एंजाइम जो है सिक्रेट होती है, बहती है, ये आपको बताना है। क्या वो एरेप्सिन है, क्या वो चाइमोट्रिप्सिन है या काइमोट्रिप्सिन है, पिटिलिन है या पेप्सिन है, ये आपको बताना है। हालांकि सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, पर आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं, ठीक है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है? बताएं इसका जवाब। इसका सही जवाब होगा इरेप्सिन। इंटेस्टाइनल से जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेप्सिन कहते हैं। बाकी जो यहाँ पे दिया हुआ है पेप्सिन क्या है? एक स्टमक एंजाइम है, यानी पेट से निकलने वाला एक एंजाइम दैट सर्व्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स फाउंड इन इंजेस्टेड फूड। जो खाना हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाने के लिए स्टमक से पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। जहाँ तक बात है काइमोट्रिप्सिन की, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो पंक्रियास से निकलता है। पिटिलिन इज अ स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड, यानी हमारी जो मुंह में जो लार ग्रंथि है जिससे हमेशा हमारा मुंह गीला रहता है, सलाइवा, उससे निकलने वाला एंजाइम है। इट इज अ फॉर्म ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज का ही एक रूप है। तो सबका अलग अलग सोर्स मैंने बता दिया और काम बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, ठीक है? As a teacher of environmental studies, which of the following physiological processes would you cite as an example of catabolism? कह रहा है चूंकि आप एक environmental studies के टीचर हैं, which of the following physiological process, कौन सा ऐसा भौतिक प्रक्रिया है जो कि कैटाबोलिज्म का एक उदाहरण है? कैटाबोलिज्म क्या है? कैटाबोलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फॉर्म सिंपलर वंस टुगेदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी।
कैटाबोलिज्म वो प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर जटिल पदार्थ को तोड़ के उसको सिंपल में तोड़ा जाता है, जिससे क्या निकलता है, एनर्जी भी निकलता है। जैसे भोजन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया द्वारा, एंजाइम्स की प्रक्रिया द्वारा भोजन ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल टुकड़ों में टूटते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, बाकी वेस्ट हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो किस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कैटाबोलिज्म का? आंसर होगा रेस्पिरेशन। हम जो रेस्पिरेशन, जो श्वास की प्रक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, वो ऑक्सीजन अंदर जाके भोजन के साथ मिलकर उसको जलाता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, जिसे ब्रीदिंग कहते हैं। पर रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रक्रिया है। विच सॉल्ट इज यूज्ड इन मिड डे मील? स्कूलों में जो मिड डे मील जो दिया जाता है, इसमें किस नमक का इस्तेमाल किया जाता है? ये 2014 के WB टेट के पेपर में आया हुआ सवाल है, हूबहू। बताइए क्या कहते हैं? NaCl, KCI, MgCl2 या CaCl2? और आप सबको पता होगा इसका आंसर मैं देख लेता हूं आप सबका। बताएं, जल्दी करें। अच्छा आंसर कर रहे हैं, देख लीजिए। WB टेट प्रीवियस ईयर के पेपर जो आप लोग कराने बोल रहे हैं, आज से उसकी शुरुआत हो रही है, तो देख ले कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग घर में जो नमक इस्तेमाल करते हैं। तो KCI क्या है? ये एक ऑल्काली मेटल है और एक हेलोजन आर लिंक्ड इन द आइकोनिक सॉल्ट नोन एज पोटेशियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? इट इज अ टाइप, ये भी एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, और ये पानी में आसानी से मिल जाता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? इट इज अ कैल्शियम एंड क्लोरीन आइकोनिक कॉम्बिनेशन है। कैल्शियम का क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है, उसे हम लोग CaCl2 कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इस आंसर के बाहर का है। वन लिक्विड नॉन मेटल इज, ये बताइए नॉन मेटल भी हो और लिक्विड भी हो, कौन है? मरकरी, ब्रोमाइन, कार्बन, सल्फर। इसमें से एक आंसर आपको बताना है। बताएं इसका आंसर। लिक्विड नॉन मेटल, सही आंसर क्या होगा इसका? ब्रोमाइन। देखिए यहां मैंने आपको बता दिया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। द ओनली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में, वो कौन होता है? मरकरी, जिसका सिंबल क्या है? Hg। और एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, वो है कौन? ब्रोमाइन, जिसे हम लोग कहते हैं Br। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मरकरी Hg, और एक ही नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो है ब्रोमाइन यानी कि Br। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए क्या है? चंद्रकेतुगढ़ जो अभी एक रूइंस में है, मैंने सब पतन हो चुका है। ये किस पे बना हुआ है? वाज फॉर्म्ड ऑन द इच्छामती बेसिन, द चूर्नी बेसिन, द जालोंगी बेसिन, द विद्याधारी बेसिन। ये देखिए, ये है आपका चंद्रकेतुगढ़। ठीक है, उसका अवशेष है, उसके क्या है? अवशेष है। आप बताएं कि ये किस पे बना हुआ है? देख लीजिए। द ruins of चंद्रकेतुगढ़ shows footprint of multiple dynasties of ancient and medieval India in the region from the Maurya dynasty up to the Pala dynasty। यानी मौर्य वंश से लेके पाल वंश तक के उनके वंशज के या उनके साम्राज्य के अंश यहाँ चंद्रकेतुगढ़ में जो है मिलते हैं, कि यहाँ पे प्राचीन भारत से लेके मध्य भारत तक में इन लोगों ने शासन किया था इस जगह पे। ठीक है, तो ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है द विद्याधारी बेसिन। तो विद्याधारी रिवर जो है एक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल के स्टेट में है। ठीक है, इट बिगिंस इन द नदिया डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू हरिंगघाटा। नदिया डिस्ट्रिक्ट के हरिंगघाटा के नज़दीक बहती है। उसके बाद चली जाती है नॉर्थ 24 परगनास रीजन ऑफ देगंगा, हावड़ा एंड बारासात बिफोर ज्वाइनिंग द रायमंगल रिवर इन द सुंदरबन। अंत में सुंदरबन के रायमंगल रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये आपकी पूरी डिटेल है, ये इसकी पिक्चर है जो रियल पिक्चर है। आगे, द रिवर गंगा इज नोन एज रिवर हुगली एट। गंगा नदी को हुगली नदी कहते हैं, पर कहां पे? कहां पे? हमारी गंगा नदी का नाम, ठीक है, हुगली नदी कहलाता है। ये आपका सवाल है, 2014 WB टेट के प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, बताए इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा
द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड भागीरथी, जहाँ पे दामोदर नदी और भागीरथी नदी आपस में मिलती है, ठीक है, वहीं पे गंगा नदी हुगली नदी हो जाती है। गिवन अदर सर्कमस्टेंसेस कांस्टेंट, अगर सभी दूसरे शर्तों को निश्चित रखा जाए, द रिलेशन बिटवीन लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड रेनफॉल, बारिश का होना और जमीन के अंदर जो पानी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर बाकी सारे बातें चेंज ना हो तो। सिंपल, रेगुलर, ऑपोजिट, प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली रिलेशन। देखिए, जितनी ज़्यादा बारिश होगी जमीन के अंदर का पानी की मात्रा उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। बारिश अगर कम हो जाएगी तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो बारिश बढ़ती है तो अंडरग्राउंड जो रिसोर्स है बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है। तो ये क्या होता है, सिंपल और रेगुलर है, ठीक है। एकदम WB टेट 2014 के एग्जैक्ट पेपर का ऑथेंटिक आंसर आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ खामी मिली जाएगी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन। अब जानते हैं पौधों के अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, रेजरपाइन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। रेजरपाइन जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इनमें से कौन सा वो पौधा है जिसके जड़ों से रेजरपाइन निकाला जाता है और इससे जो मेडिसिन बनता है वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पिक्चर मैंने आपको दे दिया है। हमारे यहाँ तो ये काफ़ी मिलता है, ठीक है, आपके यहाँ भी मिलता होगा, देखते होंगे। क्या धतूरा है, टोबैको है, रवोल्फिया है या कॉफ़ी है। कुछ भी नाम जो अजीब दिखता है हम लोग सबसे पहले उसी को आंसर करते हैं। हो सकता है वो आंसर ना हो, ऐसा मुझको लगता है, लगने में क्या बुराई है ना। जी हाँ, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं रवोल्फिया और इसी के जड़ों से रेजरपाइन निकाला जाता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखिए, सॉयल वाश्ड अवे बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड, बहते हुए पानी के द्वारा जो मिट्टी बह जाती है इस चीज को कहते क्या है। रिगोलिथ, सॉयल प्रोफाइल, एलुविएशन, इलुविएशन, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 2014 के एग्जैक्ट पेपर है। एग्जैक्ट इसलिए है क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये पेपर अवेलेबल है, कोई मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं है। इसका सही आंसर होगा इलुविएशन, ठीक है। रिगोलिथ क्या है, अ लेयर ऑफ लूज अनकनेक्टेड रॉक एंड डस्ट नोन एज रिगोलिथ sits on top of a bedrock. Alluviation occurs when rainfall surpasses evaporation and involves the removal of dissolved or suspended material from one or more soil layers by the movement of water. और soil profile क्या होता है? The soil profile is a section through different layers of the soil. Various layers are called horizons. तो ये जो बाकी ऑप्शन है उसका मैंने डिटेलिंग मैंने कर दिया है, जो आप हमें नोट्स के रूप में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, विच मेटल रिमेन्स लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, बोलता है कि इनमें से कौन सा वो मेटल है जो रूम के नॉर्मल तापमान पे लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। सोडियम, मैग्नीशियम, मरकरी, लिथियम, बता इसका आंसर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो मेटल जो लिक्विड में है, अभी अभी आपसे मैंने इसकी चर्चा की थी। इसका सही आंसर क्या है, मरकरी। सही आंसर क्या है, मरकरी। अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950 इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक बिकॉज ऑन दैट डे, इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों, उस दिन क्या हुआ था, ये आपसे सवाल पूछा है। अब बताइए, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए किस तरह के सवाल आपको 14 में आए थे, इस बार सिलेबस पूरा बदल गया। 15 नंबर के सवाल ऐसे ही आएंगे, 15 नंबर के सवाल पेडागोजी से आएंगे, ठीक है। तो आपको आसानी होगी, आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। जीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पेडागोजी का आंसर अपने कॉमन सेंस और लॉजिकल थिंकिंग से दे सकते हैं, क्योंकि यही तो आप पढ़ते आए हैं काबिल अकादमी में। सही आंसर क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ग्रांटेड एज द कंट्रीज ओन लॉ सिस्टम, उस दिन हमारा जो संविधान है हमें दे दिया गया था, ठीक है, रिपब्लिक हो गया था, गणतंत्र हो गया था। अब ये तस्वीर देखिए यहाँ पे, द मेडिसिनल फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू खांसी जयंती इन मेघालय इज इन, मेघालय में जो एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे जड़ी बूटी जो दवा बनती है, जो खांसी जयंती है मेघालय में, ठीक है, ये बिलोंग टू कहाँ पे है, ये पूछा है कि ये कहाँ है। द मेडिसिनल फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू खांसी जयंती इन मेघालय,
मेघालय के खासी जयंती में जो मेडिसिनल फॉरेस्ट है वो है कहाँ? ये उसकी पिक्चर है, ये उसकी रियल पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। इसे चेरापूंजी, मफलोंग, शिलोंग, हाफलोंग क्या कहते हैं बताएं? जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर करें, ठीक है। लाइव सेशन है, जल्दी जुड़ जाएं आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। नीचे कमेंट में आपको जवाब मिल रहे होंगे, आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। जी हाँ, इसका सही जवाब है, ये क्या है? ये है आपका मफलोंग। क्या है? ये है आपका मफलोंग। नेक्स्ट है, what is the most desirable way to control soil pollution and as well as maintain fertility? सबसे अच्छा क्या तरीका होता है जिससे ना केवल आप मिट्टी को दूषित होने से रोक पाए बल्कि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरक शक्ति है, उसको ही मेंटेन करें, पोल्यूशन भी ना होने दे, सॉइल पोल्यूशन, और फर्टिलिटी भी बना कर रखें। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू कीप लैंड फैलो फॉर अ फ्यू ईयर्स, to apply compost and organic manure, झूम कल्टीवेशन where ashes from tree make the soil very fertile। झूम कल्टीवेशन के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। इस सवाल का जवाब दें, दिमाग लगाएं और जवाब दें। देखिए इसे पेडागोजी क्वेश्चन अभी तक 2-3 ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिला है। इसका सही जवाब होगा जितना हो सके मिट्टी में हम कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें जो नेचुरली हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता है, रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला सवाल है, एज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यू हैव शोन द पिक्चर्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स टू ए स्टूडेंट्स। आप एनवायरमेंटल स्टडीज के टीचर हैं और आपने साइकोन, जेलीफिश, कटलफिश और शार्क जैसे एनिमल्स का पिक्चर अपने बच्चों को दिखाया। इन द लिस्ट, इस लिस्ट में कौन सा वो जानवर है जो कि एक इनवर्टेब्रेट नहीं है? वर्टेब्रेट क्या होता है? जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इनवर्टेब्रेट क्या होता है? जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो इनमें से कौन है जो एक रीढ़ की हड्डी नहीं है? इज नॉट एन इनवर्टेब्रेट, मतलब इनमें से कौन है जो इनवर्टेब्रेट नहीं है, मतलब वर्टेब्रेट है। आपको ये बताने से कौन है इसकी रीढ़ की हड्डी है? आसान सवाल है। साइकॉन, जेलीफिश, कटलफिश, शार्क, कौन सा इसका आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब है, पता ही है आप लोग को, ये हो जाएगा हमारा शार्क। शार्क एक वर्टेब्रेट एनिमल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू साइट एज एग्जांपल ऑफ ex situ कन्वर्सेशन बीइंग अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? ठीक है, तो एक एनवायरमेंटल स्टडीज के टीचर होने के नाते ex situ कन्वर्सेशन का आप एक एग्जाम्पल हमको दे। व्हाट इज ex situ कन्वर्सेशन? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करें आप लोग इसका आंसर। ex situ कन्वर्सेशन का मतलब होता है ऑफ साइट कन्वर्सेशन, ठीक है। यानी हम यहाँ पे उन जानवरों के बारे में, उन स्पीसीज के बारे में बात करते हैं जो अपने नेचुरल रहने वाले जगहों से हटके कहीं और रहते हैं। जंगल में रहने वालों को आपने चिड़ियाघर में डाल दिया है, जब वहाँ ये बातें करते हैं उसे ex situ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? जू, क्योंकि जू किसी भी जानवर का नेचुरल हैबिटेट नहीं है, उसका अपना घर नहीं है। अगला सवाल देखिए, इस लड़की की फोटो देखिए। WB टेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था और मुझे लगता है कि 95%, 98% लोगों ने जवाब नहीं दे पाए। पूछा है, वाई डिड अफसाना खातून रिसीव द प्रेसिडेंशियल फेलिसिटेशन ऑन May 14, 2009? अफसाना खातून को 14 मई 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया था, इस लड़की को। क्यों? अभी ये लड़की बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, तो इसका नाम है अफसाना खातून। क्यों किया गया था? जवाब पढ़ने से ही आपको मिल जाएगा। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, शी डिस्कार्डेड हर ओन चाइल्ड जुवेनाइल मैरिज बाय प्रोटेस्टिंग पब्लिकली। इसका जब चाइल्ड मैरिज हो रहा था, बाल विवाह हो रहा था, तो खुद ये सभी के सामने अपने ऊपर हो रहे इस बाल विवाह को सबके सामने इसका विरोध किया और इसे रोका भी, और इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा इस साहस भरे कार्य के लिए इसे पुरस्कृत किया गया। तो ये थे हमारे आज के टोटल 30 सवाल जो कि WB टेट के लिए है, ठीक है। जो WB टेट के लिए 2014 का जो प्रीवियस पेपर है ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। इसके पहले हमने पेडागोजी के सवाल सॉल्व कर लिए। ये हमने WB टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2014 के EVS एंड EVS पेडागोजी कर लिया। अब जो तीसरी वीडियो आ रही है वहाँ हम लोग करने जा रहे हैं WB टेट प्रीवियस ईयर पेपर के 2014 के इंग्लिश एंड इंग्लिश पेडागोजी। देख लीजिए वहाँ सवाल कैसे आए थे और अब सवाल कैसे आएंगे,
ठीक है, तो आपसे तीसरे वीडियो में मुलाकात होगी, बने रहिए, इसके स्क्रीनशॉट ले ले और अगले वीडियो आपसे मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू।